केंद्र में सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप? सरकार किस तरह से बनी है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैसाखियों पर आज वर्तमान सरकार है। तो और ये भी है कि ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं। चुनाव से पहले आपका आरोप था कि दलित समाज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहा करते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कि जब तक संविधान विरोधियों के हाथों में रहेगा तो संविधान बशर्ते गलत ही साबित होगा, और वर्तमान में वही हो रहा है। और जिस दिन से बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, आप ये देख लीजिए कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की हत्या नहीं हो रही है। समाज के प्रति उन लोगों के दिमाग में कितना दंश है, कितना जहर है कि पानी के छोटे मोटे विवाद को लेकर एक दलित बच्चे के हाथ काट दिए जाते हैं। सभी लोग तैयार रहिए, और मैं भीम आर्मी जैन संगठन के लोगों से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि देखिए, फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। आपका भाई सभी स्टेटों में इस आंदोलन को लेकर आया, तैयार रहिए। जय भीम। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे थे। अगर 400 पार जाती है तो कहीं ना कहीं न सिर्फ संविधान में संशोधन किया जाएगा, बल्कि आरक्षण जो है वो भी खतरे में होगा। ये आरोप लगाए गए थे। सरकार बनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी, उनसे बात करते हैं। स्वागत है मंजीत जी आपका। शुक्रिया। मंजीत जी, अब केंद्र में सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सरकार किस तरह से बनी है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, और जिन लोगों ने ये कहा कि 400 सीटें हमें दीजिए, आप संविधान हम बदल देंगे, तो देश की जनता में एक बड़ा उत्साह था वोटिंग करने का संविधान के पक्ष में, और शायद उसका परिणाम भी बहुत गंभीर आया। इसलिए शायद आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैसाखियों पर आज वर्तमान सरकार है। तो और ये भी है कि ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं। तो इसलिए जो भी संविधान के विरुद्ध जाएगा, तो सर्वप्रथम तो भीम आर्मी जय भीम संगठन मजबूती से ऐसी फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो भी संविधान पर जब भी उंगली उठेगी या संविधान को जब भी आंच आएगी, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं ऐसे संविधान विरोधी लोगों को न तो सोने दूंगा, चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो और चाहे वो सत्ता संरक्षण में पल रहा हो। तो जो भी संविधान पर आंच आएगी, तो फिर हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले आपका आरोप था कि दलित समाज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सुरक्षित नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक चीज बताते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहा करते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कि जब तक संविधान विरोधियों के हाथों में रहेगा तो संविधान बशर्ते गलत ही साबित होगा, और वर्तमान में वही हो रहा है। देश के अंदर बीजेपी सरकार में जिस प्रकार से दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों पर मैं देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन बात होती है सभी राज्यों में, और जिस प्रकार से अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस दिन से बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, आप ये देख लीजिए कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की हत्या नहीं हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों से कि इन बहरूपियों से, इन संविधान विरोधी लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इनका मुकाबला संविधान को हाथ में लेकर करेंगे। मैं अपने भीम आर्मी जय भीम संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को से भी कहना चाहता हूं कि आपका भाई घायल हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने नहीं जंग हारी, क्योंकि हम लोग संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग, ये कभी नहीं हो सकता कि हम लोग हार जाएं। संविधान कहाँ खतरे में देख रहे हैं आप जिस तरह आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कल घटनाएं हैं। कल बिहार में एक पानी को लेकर विवाद हुआ कि दोनों हाथ काट दिए गए आदिवासी बच्चे के। तो आप इससे देखिए कि कितना उनके प्रति, हमारे समाज के प्रति उन लोगों के दिमाग में कितना दंश है, कितना जहर है कि पानी के छोटे मोटे विवाद को लेकर एक दलित बच्चे के हाथ काट दिए जाते हैं। तो ऐसे संविधान विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए हम लोग बहुत जल्दी सभी स्टेटों में आ रहे हैं, और सभी स्टेटों में जाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि आरक्षण और जमीन का जो आंदोलन हमारा चल रहा है, तो उस पर भी सब चीजों की हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूं अपने दलित, पिछड़े, मुसलमान भाइयों से कि किसी भी सूरत में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई, मैं कह रहा हूं कि न सरकार को सोने दूंगा, ना इन गंडे मवाले को सोने दूंगा, लड़ेंगे। आरक्षण और जो दलित समाज को पट्टे जो आवंटित किए जाते हैं, उसको लेकर के क्या प्रयास किया जाता है? हाँ, देखिए, आरक्षण और जमीन का आंदोलन हमें काफी वर्षों से, लगभग 2 साल से भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में चला रहे हैं। और हमें इंतजार था कि कब चुनाव खत्म हो और फिर हम अपने आंदोलन को शुरू करें। चुनाव का परिणाम आया, और
चुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं भीम आर्मी जय भीम संगठन के पक्ष में आए, तो अब फिर से हम लोग वो आंदोलन जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक आदिवासी लोगों के अधिकारों के पक्ष में होगा। जो स्टूडेंट, जितने भी देश का जो दलित पिछड़ा स्टूडेंट है, उनको स्कॉलरशिप दिलाने के पक्ष में होगा। और जो भूमि वंचित हैं, जिनको आज तक भी भूमि नहीं दी गई है, जो आदिवासी लोग आज तक भी मुख्य धारा में नहीं जोड़े गए हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने आरक्षण और जमीन की घोषणा कर दी है। पूरे देश में हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, पर सभी प्रदेशों में यह आंदोलन जाएगा और मजबूती से, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साहब काशीराम जी जो कहते थे कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन अगर आप चाहते हैं, तो वो एक ही माध्यम है कि आप लोग आरक्षण की मांग कीजिए, सरकार से जमीन की मांग कीजिए। और उस आंदोलन को लेकर उनका भाई, उनका बेटा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक अनुयायी और संविधान को मानने वाला एक व्यक्ति, मैं सभी स्टेटों में इस आंदोलन को लेकर जा रहा हूं। सभी लोग तैयार रहिए। और मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों से ये संदेश भी देना चाहता हूं कि देखिए, फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। आपका भाई सभी स्टेटों में इस आंदोलन को लेकर आया, तैयार रहिए। जय भीम। दलित उत्पीड़न का आरोप आप लगा रहे हैं, सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनती है। अगर ऐसा होता कि दलित समाज का उत्पीड़न होता, शोषण होता, तो दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करता। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आप जानते हैं कि मैं बहराइच से चुनाव लड़ना चाहता था और वहां पर तैयारी थी। कुछ हमारे अपने नेता, जो राष्ट्रीय नेता, बड़े लीडर हैं, वो शायद अपने भाई की बात को शायद नहीं समझ पाए, या उन्होंने सुनना नहीं चाहा, कुछ भी आप कह सकते हैं, वरना परिणाम कुछ और होते। मैंने अपने लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, जो संविधान विरोधी ताकतों को यहाँ हराना चाहते थे देश के अंदर, मैं उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन मैं जब इस संघर्ष में अकेला पड़ गया, तो मैंने फिर अपने भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से संदेश दिया कि देखिए, ये लोग नहीं चाहते कि संविधान विरोधी ताकतें हारे, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम युवाओं की है, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधान की आइडियोलॉजी पर हमारा एक देश के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमें अब खुद ही क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। अगर हमारे देश के बड़े लीडर अपने भाई की बात को मान जाते, तो देश का परिणाम, इस देश में चुनाव का परिणाम कुछ और होता। लेकिन हम लोग, वो काशीराम साहब कहा करते थे कि अब की बात तो हम केवल बताने आए हैं, अगली बार हम लोग सरकार बनाने आएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मायावती जी हैं, बसपा से उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश सफाया हो गया। हालांकि 2019 में 5 सीटें बसपा की थी। हाँ, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वही कि यदि स्ट्रेटेजी बनाने में कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, अगर स्ट्रेटेजी बनाने में गलती होगी या कार्यकर्ता की बात में उस विचारधारा को उसकी नहीं समझा जाएगा, और जमीन पर क्या चल रहा है, देश के अंदर जमीन पर क्या चल रहा है, दलित क्या चाहते हैं, पिछड़े मुसलमान क्या चाहते हैं, अगर उनकी बात को नहीं समझा जाएगा, तो शायद ऑपोजिट वोटिंग होगी। वो शायद हुआ, वो परिणाम देखने को शायद मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत प्रयास किया अपने नेताओं को मनाने का, लेकिन मुझे जब लगा कि मैं इस संघर्ष में अकेला पड़ गया हूं, तो फिर संगठन के माध्यम से जितना भी हो सकता था हमने किया, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनने दी। ये भीम आर्मी जय भीम संगठन की ताकत है। खुरपा और बुर्का एक साथ होकर चलने की बात कही जा रही थी, लेकिन खुरपा और बुर्का अलग अलग हो गए। बिल्कुल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, खुरपा और बुर्का एक होना चाहता है, मैं वही कह रहा हूं। और इसका मैंने भरपूर प्रयास किया, और मैंने अपने बड़े मुस्लिम लीडरों को भी समझाया। मैंने उनको बताया कि देखिए, ये समय है संविधान बचाने का, और जो हमारे लोगों पर हमले होते हैं उनकी सुरक्षा करने का ये समय है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार सबसे बड़ी ताकत दिया है। मैंने कहा, अगर इस ताकत का हम लोग गलत उपयोग करेंगे, तो वही तलवार बनकर हमारे ऊपर उपयोग होगा। तो इसलिए मैंने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में मैं असफल रहा। ये अब दुर्भाग्य समझ लीजिए, परंतु अब की बार हमने जो भी किया वो अपने बलबूते पर किया, संघर्ष में अकेले थे। लेकिन इस बार मैं आपको यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब चुनाव का परिणाम आया, जिन लोगों को मैंने समझाया, बहुत सारे विधायक का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि नौटियाल जी, आपने बहुत सही कहा था, हम आपकी बात को मान जाते तो शायद परिणाम कुछ और होते। और वो सभी विधायक आज हमारे आंदोलन में मजबूती से आपको दिखाई देंगे। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। सभी देश के बड़े लीडर और जो बहुजन मूवमेंट से जो बड़े लीडर हैं, वो आपको हमारे आंदोलन में दिखाई देंगे। उन्होंने मान लिया है कि नौटियाल सही कह रहे थे, अगर हम इनकी बात को मान लेते तो इसके अंदर परिणाम कुछ और होते। ऐसा तो नहीं है। मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, और उसके बाद बीच चुनाव में उसको उत्तराधिकारी पद से मुक्त कर दिया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त कर दिया बीच चुनाव में। उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं, वो भी देखिए हार का जीत का कारण। देखिए, अब मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और बीएसपी पार्टी में मुझे लीगल रूप से कोई भी राइट नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का।
क्योंकि मैं उनको अपना जो है ना सोच बता सकता हूँ, विचारधारा बता सकता हूँ कि जमीन पर क्या चल रहा है वो बता सकता हूँ। और मैंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया मैंने, लेकिन अब हटाना किसको, क्यों उन्होंने क्यों हटाया किसको, और क्या उनका डिसीजन था, चुनाव में किस किस को टिकट किस आधार पर दिया गया, तो सब जो भी स्ट्रेटेजी थी उसका परिणाम आपको देखने को नोटियाल जी, मिला। सवाल ये है जी कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी पद से हटाने के बाद जो हार हुई है, जी क्या कहीं वही तो मुख्य कारण है? क्योंकि दलित समाज है, एक तरफा वोट पड़ता था, आती उनको चुनाव चिन्ह दिखाई देता था, लेकिन जैसे आकाश आनंद हटा वो छिटक गया। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे पार्टी पर बोलने का कोई लीगल अधिकार नहीं है, और क्योंकि मेरे पास कोई डिसीजन लेने की पावर भी नहीं है। मैं डिसीजन अगर ले सकता हूं तो भीम आर्मी जय भीम संगठन में ले सकता हूं। इसलिए मैं इस पर कुछ कहने से अच्छा है मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें घर से निकलकर एसी में से निकल बाहर बाहर आना होगा, रोड पर लड़ाई लड़नी होगी, जनता के बीच जाना होगा। जिस आधार पर हम लोग पार्टी और संगठन चला रहे हैं, वो लोग रोज धूप में मर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और उनकी बात को धूप में बैठकर सुनना पड़ेगा। ये समय माइक में बोलने का नहीं है, माइक से बोलकर वोट नहीं लिया जा सकता, वो समय चला गया। लोग सुनते थे और आवाज को सुनकर वोट देते थे, वो समय चला गया। अब लेकिन समय लड़ने का है रोड पर। आकाश आनंद तो आक्रामक पारी खेलने लगे थे। वो जो युवा मतदाता थे, चाहे वो दलित समाज को, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो या फिर मुस्लिम हो, आदिवासी हो, वो आकर्षित होने लगे थे। हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी संगठन का नेता हो, जो मेहनत करेगा निश्चित रूप से वो आगे बढ़ना चाहिए। और जो जनता के बीच में जा रहा है उसको जनता स्वीकार कर रही है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ना चाहिए, वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहता है, जो दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासी वर्गों को, जो उनके अत्याचार शोषण के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसकी टांग क्यों खींची जा रही है? आप उसकी बात को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? आप उसको पद से क्यों हटा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो हमने बड़ा प्रयास किया कि आप ऐसा नहीं, ये डिसीजन गलत है, लेकिन तो नहीं माने, नहीं चर्चा चली, मैं संघर्ष में अकेले रहा और डिसीजन कुछ और हुआ। आपने परिणाम देखा कि क्या परिणाम रहा। अगर हम बात करें, आप जय भीम भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके नाते सवाल हम आपसे करते हैं कि जो मायावती जी ने डिसीजन लिया आकाश आनंद को हटाने का, तो वो किस तरह से देखते हैं, आप कितने सहमत हैं? देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं उस पर कि यदि कोई युवा अपनी बात को मजबूती से रख रहा है, हो सकता है कुछ असंवैधानिक शब्द बोले हों उन्होंने, उस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर यदि कोई व्यक्ति मानने वाला है तो किसी पर भी संविधान से ऊपर उठकर आलोचना नहीं होनी चाहिए। आप अपनी विचारधारा को रखिए। हाँ, ये हम भी जानते हैं कि दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी, लेकिन किसी को अभद्र भाषा का उपयोग करना ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी में या बहुजन मूवमेंट की आइडियोलॉजी में नहीं है। तो शायद मुझे लगा कि ये डिसीजन इसलिए लिया हो, लेकिन जो भी डिसीजन लिया उन्होंने, ये उनकी मेंटेलिटी है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, ना हमें कोई अधिकार है, लेकिन हम तो एक कार्यकर्ता हैं। और सही या गलत, आप सही या गलत क्या मायावती? देखिए, एक वही बात मैं बता रहा हूँ, अब सही क्या है गलत क्या है उसमें, उसको आपने चुनाव परिणाम में देखा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी को हटाना नुकसान हुआ, ये बात सच है। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की या इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा था, लेकिन उन्होंने बैकफुट पे आया, और जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे समर्थन की एक बार अपील करने के बाद वो बैकफुट पे आ गया, उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया। और अब केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या अब तीसरे अपने कार्यकाल में मोदी जी कुछ अच्छा कर पाएंगे? देखिए, हम आप एक बात बताना चाहते हैं कि जो गठबंधन चल रहा है, गठबंधन में अभी तक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो गठबंधन के जो अन्य लोग हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, बहुत सारे दल हैं। तो आप अभी तक किसी के पार्टी के ट्विटर हैंडल से या कोई लीगल उनका कोई आधिकारिक जो सोशल मीडिया का अकाउंट हो, किसी ने अब तक इस बात को नहीं कहा कि दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का जो अपराध उन पर बढ़ रहा है, दलित पिछड़ों के आरक्षण को जो समाप्त कर दिया गया है, उस पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहते? क्योंकि वो तो सरकार में दलित पिछड़ों के नाम से आए हैं। संविधान को हाथ में लेकर जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते थे, उनकी मजबूरी बनी कि वो संविधान को और बाबा साहब की फोटो लेकर वो हाथ में खड़े हुए, तब जाकर यहां तक पहुंचे, गिरने से बचे।
करने का हमारा तात्पर्य ये है। तो अब सरकार बनाकर वो लोग दलित पिछड़ों की बात ही नहीं करना चाहते, मजदूर किसानों की बात ही नहीं करना चाहते। अब तक उन लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट अभी तक ऐसा नहीं आया है कि जो दलित पिछड़ों के हक में हो, या उनकी बात कर रहा हो, या मुस्लिमों की बात कर रहा हो। तो आप ये मानकर चलिए कि ये सरकार तो दलित पिछड़ों की विरोधी है, और जो दलित पिछड़े समाज के लोग हमारे बीच से चुनकर जा रहे हैं और उनको ताकत दी है, संवैधानिक ताकत दी है, और वहां जाकर वो गठबंधन कर लेते हैं, चुप रहते हैं, तो मुझे लगता है वो भी नमक हरामी कर रहे हैं। अब की बार उनको भी जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा वोट के माध्यम से। संविधान को कितना सुरक्षित और आरक्षण कितना सुरक्षित? संविधान हमेशा खतरे में है। जब तक बीजेपी रहेगी संविधान खतरे में रहेगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला प्रधानमंत्री देश के नहीं बन जाते, जब तक संविधान खतरे में रहेगा। क्योंकि ये अभी आप देख लीजिए, अभी सरकार को बने हुए 15-20 दिन हुए हैं, अब 6 महीने बाद फिर ये संविधान पर हमला करेंगे, कुछ ना कुछ ये आर्टिकल फिर चेंज करेंगे। और जो स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप बनती है, SC ST के जो OBC के जो बच्चे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, 0 बैलेंस पर जिनका एडमिशन होता था, तो आज उनको एडमिशन मिलना बंद हो गया है, और पुरानी पेंशन जो है ना वो खत्म कर दी गई है। आप ये देखिए, जब नेता को आप 80,000 रुपए महीना दे रहे हैं, उसकी सांसदीय विधायकी खत्म होने के बाद भी आप टीचर या किसी फौजी रिटायर को क्यों पेंशन नहीं दे रहे हैं? वो जो देश की सेवा करके घर लौटा है उसको क्यों पेंशन नहीं मिल रही है? तो ये बड़े मुद्दे हैं। किसान की फसल का मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? और एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मैं जिस वर्ग से आता हूँ वो वर्ग मजदूर वर्ग है, और आज के जमाने में 500 रुपए मजदूरी मिल रही है, और 500 रुपए मजदूरी से प्रतिदिन में कुछ नहीं होने वाला। तो देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हम लोग मजदूरी पक्ष के लिए भी करेंगे कि मजदूरी को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाए। क्योंकि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी जब 80,000 रुपए तनख्वाह है, तो पर डे आप देख लीजिए 30 से उनको डिवाइड कर दीजिए कितना बैठ रहा है। तो फिर मजदूर की तनख्वाह पर डे 1000 से ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये बड़े सवाल हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे आगे आकर। आप दलित शोषण की बात करते रहे हैं, क्या दलित शोषण रुक पाएगा? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी। हम ये कह रहे हैं कि दलितों पर जहां भी उत्पीड़न होगा, मैं दलित समाज से, पिछड़े से, अल्पसंख्यक अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और आपका भाई, मैं कह रहा हूं, इन दबंग लोगों की, इन संविधान विरोधी लोगों की 8 सेट बजाने का काम करेगा। जिस स्टेट में दलितों पर, पिछड़ों पर हमला होगा, जहां हत्या होगी, मैं उनका भाई वहां संविधान लेकर पहुंचूंगा। न सरकार को सोने दूंगा, न सरकार के अधिकारियों को सोने दूंगा, न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत नौटियाल जी ये थे हमारे साथ, भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, और बावजूद उसके अब भी इनको न सिर्फ संविधान में परिवर्तन होने का खतरा सता रहा है, बल्कि आरक्षण है उसको भी खत्म करने की का एक डर अलग से बना हुआ है। तो देखा जाए तो मंजीत नौटियाल का साफ तौर पर कहना है, अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई या फिर दलित, OBC और मुस्लिम वर्ग को दिए गए आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया, तो न सिर्फ ये सरकार को सोने देंगे, बल्कि जो अधिकारी हैं, नौकरशाह, उनको भी सोने नहीं दिया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।